हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MK Academy 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड टेट 2012 में जो पेपर आया था EVS पर, पर्यावरण अध्ययन। क्लास वही रहेगा 1 to 5। तो आइए हम सीधे अदर चर्चा करते हुए डायरेक्ट पेपर पे बात करते हैं। तो एग्जामिनर 91 प्रश्न में कह रहा है, जल को कैसे बचाया जाए। इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ए कंपास, बी फर्स्ट एंड बॉक्स, और सी कार्यकलाप शीट, और डी पालतू पशु। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं और स्कोर कमेंट में ज़रूर करें। इसको हम डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, सही उत्तर बता सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा जो प्रैक्टिस होना है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आपको समय दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी कार्यकलाप शीट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 92, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक संगठक शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सह शैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ए कला शिक्षा, बी गणित और विज्ञान दक्षता, और सी शारीरिक शिक्षा, और डी सामाजिक दक्षता। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो होगा सामाजिक दक्षता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 93, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें डैश के लिए समर्थ बनाना। ऑप्शन ए पर्यावरण संबंधी समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, और बी पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। ऑप्शन सी है कि एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। और ऑप्शन डी है यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। ये नष्ट आ गया, ये तो उसका तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीन में से हम आंसर निकालते हैं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्तर जो होगा, सही उत्तर वो होगा पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को डैश के साथ सज्जित करता है। ऑप्शन ए प्रकृति को निम्नीकृत और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान। ऑप्शन बी एक असत्यशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। ऑप्शन सी संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और सदस्यशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने के कौशल। और ऑप्शन डी है संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और इसका सकारात्मक और सदस्यशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल, प्रकृति पर विजयी होने का कौशल, और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। अब आप उत्तर दे सकते हैं। कमेंट में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और एक सदस्यशील। ये जो सकारात्मक जो शब्द आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है, ये अक्सर पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं उत्तर में मिले तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, लेकिन हाँ 50% चांसेस ये हो जाते हैं कि जो है ये आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 95। एग्जामिनर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके एक अतिरिक्त सभी
पर्यावरण अध्ययन के महत्व हैं। एक के अतिरिक्त यहाँ पे एक नेगेटिव तलाश करना है, कौन इसको एक को छोड़ना है हमें, यानी भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समाज और पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति का विकास करना, पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, जो नेगेटिव हमें तलाश करना था, वो है ऑप्शन ए, भाषा को समझना। प्रकृति की जागरूकता और समझ, ये भी ज़रूरी है। पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति का विकास, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, पर्यावरण में संशोधन और उसके बदलाव को समझना, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। भाषा को समझना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव का भाई, नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये नेगेटिव है। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं लिखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हम पहले प्रश्न को समझेंगे, वरना जो है बच्चे प्रश्न को समझते नहीं हैं और फिर क्या करते हैं, उत्तर समझ में नहीं आएगा। फिर जब प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो फिर उत्तर भी समझ नहीं आएगा, जब उत्तर नहीं समझ में आएगा तो फिर जब हम तुक्का मारेंगे तो सही स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 96 की तरफ। वे शाक सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं? ऑप्शन ए, नहीं पचे हुए भोजन, ऑप्शन बी, पचे हुए भोजन, ऑप्शन सी, शर्करा स्तर, और ऑप्शन डी, रक्तचाप। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। बता रहा, दोबारा प्रश्न पढ़ देता हूँ। वे शाक सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएगा शर्करा, ठीक है, शर्करा स्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 97 की तरफ, 97। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है, मिट्टी में बिल कौन बनाता है? अभी आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगेगा, ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। और यह एक उर्वरक वन, जो मिट्टी है वो जो उर्वरक बन सके कहलाता है। सरीसृप, दद्रु, सांप, केंचुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधे सीधा आंसर आएगा ऑप्शन डी, केंचुआ। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, 98 प्रश्न कह रहा है कि एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी प्राणी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य हैं जीवीय खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। प्रमुख ऊर्जा जो प्रदान करने वाले जो खाद्य होते हैं वो कौन से हैं? 99 के पे हम उत्तर देंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी खाद्य जाल। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। किससे जुड़ी होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो हमारा, वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये होगा खाद्य जाल। अब हम आते हैं 101 की तरफ। सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सजीव निर्जीव आप लोग समझते होंगे। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी वायु। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य का प्रकाश। इसकी सबको ज़रूरत रहती है। ठीक है, इसमें विटामिन डी याद आ रहा होगा शायद, कैल्सीफेरॉल, है ना। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओमनिवोरस का क्या अर्थ होता है?
ओमनिवोरस का क्या अर्थ होता है? वे जो पौधे और मांस खाते हैं, वे जो केवल पौधे खाते हैं, वे जो केवल मांस खाते हैं, वे जो ना पौधा खाते हैं और ना मांस खाते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे खाना होना चाहिए था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर खाना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे खाना लिख लीजिएगा। वे जो केवल मांस खाते हैं, वे जो ना पौधा खाते हैं, ये भी कहते हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, और ना मांस खाते हैं, यहाँ पे ये वाला शब्द ले लेना है। तो ओमनिवोरस का जो अर्थ होगा वो पौधे होते हैं ये। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। वे जो पौधे क्या करते हैं, वे पौधे और मांस दोनों खाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न नंबर 103 की बात करते हैं। वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं होस्ट या पैरासाइट, और या सी कार्निवोरस और डी हर्बीवोरस। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो सही होगा वो होगा पैरासाइट, ठीक है, ये पैरासाइट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पैरासाइट। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 104 पर। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है ए पोषक और बी प्रकाश संश्लेषण और दो सी क्लोरोफिल और डी स्टार्च। 104 का आप उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्टार्च, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी और सरीसृप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उभयचर, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों और अन्योन्याश्रित होती है वह है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वह है केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति का संरक्षण और मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मनुष्य और प्रकृति का संबंध, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों और अन्योन्याश्रित होती है वह है मनुष्य और प्रकृति का संबंध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है, हमें नेगेटिव तलाश करना है, ठीक है। तो ऑप्शन है खनिज, प्रोटीन, विटामिन और कास्टिक सोडा, ठीक है। कौन पोषक तत्वों का भाग नहीं है, ठीक है। पूरे प्रश्न में उत्तर ध्यान दें या ना दें, केवल इतना ध्यान देंगे जो हमारा जो कहना का चाह रहा है पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है। कौन नहीं है पोषक तत्वों का एक भाग? खनिज, प्रोटीन, विटामिन या कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कास्टिक सोडा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है। सॉरी, इसको तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा कास्टिक सोडा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 108 के ऊपर। निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश यानी रफेज नहीं प्रदान करता है वह है ऑप्शन ए पोषक तत्व, ऑप्शन बी नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, ऑप्शन सी शाक सब्जियों का स्रोत और ऑप्शन डी भोजन का अनिवार्य संघटक। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पोषक तत्व। वो क्या होगा? पोषक तत्व, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 की तरफ। ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? बांध, बाल्टी, पेट या पंप। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, यानी कि पेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं 110 की तरफ। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? वर्षा, कुआं, हिमशैल और समुद्र। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी समुद्र। ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है प्रश्न नंबर 111। हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? कच्छ में रहते हैं, मरुभूमि में रहते हैं, जल में रहते हैं या वन में रहते हैं? तो हाँ, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना वो बिल्कुल सही है, यानी कि जल में रहते हैं। ठीक है। अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना रहा। 30 में से आज जो 30 प्रश्न कराए जाएंगे आपको, 30 में से आपके नंबर कितने आ रहे हैं? और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वह कहलाता है एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च, अम्ल। 112 का अब आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टार्च, यानी जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना वो बिल्कुल सही है। ठीक है। जो पाचन क्रिया होती है, वो जो पाचन क्रिया में मदद करता है वो क्या कहलाता है? स्टार्च। ठीक है। तो VOD का मान किस में अधिक होता है? स्वच्छ जल, प्रदूषित जल, मल जल या ये सभी? दोबारा पढ़ लें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 113। BOD का मान किस में अधिक होता है? स्वच्छ जल, प्रदूषित जल या मल जल या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी मल जल में। अब हम अपने प्रश्न नंबर 114 पर चलते हैं। जलीय वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वननाशन, अपरदन, प्रदूषण और कृषि। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन बी चुना वो बिल्कुल सही है, अपरदन। ठीक है। पृथ्वी का 70% भाग जल है। पृथ्वी का 70% भाग जो है क्या है? जल। ठीक। परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत लगभग है, जो हमारा स्थलखंड है उससे वो कितने में? बस बहुत थोड़े में। पृथ्वी का 70% जल है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पानी नहीं पानी। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि स्वच्छ जल जो हमारे पीने में, जो हमारे प्रयोग करने में, जो हमें यूज़ करने में आता है वो कितना प्रतिशत है? तो एग्जामिनर पूछ रहा है ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6%। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 3%। कितना होगा? 3%। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन होगा निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? ए डायबिटीज़, बी हैजा और सी मलेरिया और डी चेचक। ये ऐसे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को अक्सर मिलते हैं। ये जो प्रश्न 116 वाला है इसको गौर से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, माइंड नोट कर लें, नहीं तो कोई कॉपी में नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग होगा? गैर मतलब नेगेटिव। संक्रामक नहीं पूछा है यहाँ पे, गैर संक्रामक पूछा है, याद रखिए। तो जिन बच्चों ने चुना है डायबिटीज़ वो बिल्कुल सही है। देखिए हैज़ा भी है, चेचक भी है और मलेरिया भी है। ठीक है, संक्रामक रोग। और जो नहीं है वो है डायबिटीज़। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अक्सर मैंने देखे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है कि कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू, केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी का रोग होता है। अच्छा, जो विटामिन्स हैं इनके नाम भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम कहेंगे। इनके जो केमिकल्स नेम हैं उनको भी हम याद कर लें, और कौन से विटामिन्स की कमी से हमें कौन सा रोग होता है वो भी हम ज़रूर याद कर लें। जैसे कि विटामिन जो ए होता है उसको रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है। और जो विटामिन बी जो होता है उसे जो कहते हैं थायमिन कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी जो है ठीक एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन डी जो होता है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है। और ऑप्शन जो बी ई होता है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल जो होता है। ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ें हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है। ये किस किस में पाया जाता है? अंडा, पनीर
और हरी सब्जियों में दूध है, ठीक है, इन सब्जियों में जो है दूध वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। और जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी का। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी का। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? जो यहाँ जो अभी प्रश्न कर रहा है एग्जामिनर, जो अभी प्रश्न कर रहा है, वो कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग कहलाता है? बेरी का, ठीक है। और विटामिन सी से जो रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्कर्वी रोग, ठीक है। और हड्डियों का विकास जो बहुत कम हो पाता है, ठीक है। और जो विटामिन सी है वो जो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, खट्टे पदार्थ जो भी हैं उसमें आता है। और विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल वाली जो हमने बात बताई है, हड्डियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। रिकेट्स जो है अस्थियों की जो कोमलता वाली बात होती है वो विटामिन डी के अंतर्गत आती है। तो बहरहाल तो यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है वो विटामिन बी के अंतर्गत कर रहा है लगभग, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? बेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? एडिबल शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पिया जा सकता है, ऑप्शन बी खाया जा सकता है, ऑप्शन सी मिट्टी में बोया जा सकता है, ऑप्शन डी फेंका जा सकता है। बताएं 118 का। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, खाया जा सकता है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। भू अपर्दन, ठीक है, मिट्टी वाली बात हो रही है। अल्प वर्षा प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति के किसके कारण होती है? ए वननाशन और बी वनारोपण, ठीक है, वन बनाना, पेड़ पौधे लगाना। ऑप्शन सी है मौसम और ऑप्शन डी है जल। बताएं। अच्छा, इन्हीं दो में से नीचे वाले पेज पे ना जाएं। प्रश्न नंबर जो है 119 का जो है इन्हीं दो में से उत्तर है, ऑप्शन ए बी में से तलाश करें। इतना हिंट दिया, बहुत बड़ा हिंट दिया है। तो जो है ये जो प्राकृतिक संसाधनों की जो छीड़ता हो रही है वो किसके कारण हो रही है? वननाशन, ये यानी कि वनों के काटने से हो रही है ना भाई। कहते हैं पौधे लगाओ और अपना जो है प्राकृतिक संसाधन बनाओ, ठीक है। तो ये जो माहौल बिगड़ रहा है प्रकृति का, वो किससे बिगड़ रहा है? वननाशन, ये वनों के कटने से बिगड़ रहा है। सरकार ने बहुत सारे इस पे जो है रोकें लगाई हैं, बहुत सारे कानून पारित किए हुए हैं। बहरहाल अब हम आते हैं 120 यानी अपने आखिरी प्रश्न पर। एक ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है? एक ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी कुआं, और ऑप्शन सी बांध, और ऑप्शन डी समुद्र तल। बताएं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुआं, ठीक है, ऑप्शन बी कुआं। तो देखा स्टूडेंट्स कितना इजीली हमने अपना पर्यावरण का जो 2012 में पेपर आया था वो कितना इजीली हल कर लिया है। और इसी तरह आगे भी जो है मुख्य ये जो हमने हल कराया वो केवल 2012 में आया हुआ जो पेपर था वो हल कराया है। लेकिन अब जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो हर हमारे पॉइंट से, हर विषय से जो है चुनिंदा बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको जो है हम सोल्व कराएंगे। अगर आपने हमारे सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आशा करता हूँ कि 130 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये तो फिर आपको जो है रियलाइज़ हो जाएगा कि कितने जो है ज़्यादा वैलिड थे। खैर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर, ठीक है। जय हिंद।